हेलो गाइस, माई सेल्फ कल्पना। टुडे आई विल डिस्कस जेकोबियन एज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जेकोबियन एज का टाइम पीरियड था 1603 से 1625 ईस्वी तक। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ 1603 में हो गई थी। जैसा कि आप सबको पता है, क्वीन एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी और इसलिए उनके कोई पुत्र भी नहीं था। इसलिए इन्होंने जो है स्कॉटलैंड से जेम्स फर्स्ट को बुलवाया। और जेम्स फर्स्ट जो है पहले कोई नए राजा नहीं थे, वो पहले से ही स्कॉटलैंड में शासन कर रहे थे। स्कॉटलैंड में उन्हें जेम्स सिक्स के नाम से जाना जाता था और जब इन्हें इंग्लैंड में बुलाया गया तो इंग्लैंड में इनको जेम्स फर्स्ट के नाम से जाना गया। जेम्स का लेटिन नेम जेकोबस होता है। अब हम जेम्स फर्स्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जेम्स फर्स्ट जो है किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने सिर्फ शासन किया था इंग्लैंड पर, लेकिन जेम्स फर्स्ट जब आए तो उन्होंने ब्रिटेन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इन तीनों पर एक साथ शासन किया और ये कहलाया ग्रेट ब्रिटेन। और जेम्स फर्स्ट जो थे वो सन थे मैरी द क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड के। और उन्होंने लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच और इस तरीके की अनेक भाषाओं को बहुत गहनता से अध्ययन किया था एंड मेक गुड यूज़ ऑफ लाइब्रेरी ऑफ ग्रीक एंड क्लासिक्स एंड रिलीजियस राइटिंग। और ही वॉज अ बुक वॉर्म। वो एक तरीके से बुक वॉर्म स्टूडेंट थे। ही फॉलो द रूल ऑफ बुक एंड डिड नॉट पे एनी हीड वॉट द अदर पीपल सेइंग। ही फॉलो बुक रूल ब्लाइंडली। उन्होंने सिर्फ किताबों में जो रूल्स लिखे थे उनको ब्लाइंडली फॉलो किया था। ठीक है। और जेम्स फर्स्ट सपोर्टेड एलिजाबेथ फर्स्ट हु एग्जीक्यूटेड मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट। जेम्स फर्स्ट जो है सपोर्ट करते थे एलिजाबेथ के आइडियाज़ को, और जो है जिन्होंने उनकी मदर मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट को मरवा दिया था। ऐसा क्यों हुआ? मतलब उन्होंने एलिजाबेथ के आइडियाज़ को फॉलो क्यों किया? क्योंकि एलिजाबेथ की जो गुडविल थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जो है उन्होंने इसलिए वहाँ पर जो है क्वीन एलिजाबेथ के आइडियाज़ को ही फॉलो किया। और उनकी सोसाइटी में गुडविल बहुत अच्छी थी और वो जो है उन्हीं के आइडिया को फॉलो करना चाहते थे ताकि उनकी गुडविल भी अच्छी बनी रहे। एंड ही ऑथोराइज द पब्लिकेशन ऑफ इंग्लिश बाइबल विच वॉज रिटन इन 1611। उन्होंने पहले ऑथोराइज पब्लिकेशन बाइबल दिया था 1611 में। और ही नेवर इंटरेक्टेड विद द कॉमन मैन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही ऑलवेज फॉलो ब्लाइंडली बुक रूल्स, बट कॉमन मैन से उनका कोई भी इंट्रैक्शन नहीं था। एंड now I would like to tell you about the major author of Jacobean age. First is the Francis Bacon, the father of English essay। और इनके जो आइडियाज़ थे मॉन्टेग से प्रभावित थे और इनके स्टाइल को एपोरिस्टिक स्टाइल माना जाता है। पहला इनका कलेक्शन 1597 में आया था जिसमें 10 ऐसे थे। सेकंड कलेक्शन इनका 1612 में आया था जिसमें 38 ऐसे थे। और थर्ड कलेक्शन इनका 1625 में आया था जिसमें 58 ऐसे थे। और सेकंड जो है राइटर है हमारे जॉन डन, जिनकी मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें विट और कंसेट और बहुत सारी इन्होंने चीज़ों का यूज़ किया है। और थर्ड है जॉन फ्लेचर, फेमस ड्रामेटिस्ट थे। जॉन वेबस्टर, रिवेंज ट्रेजेडी में इनका महत्वपूर्ण नाम है। वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। जॉर्ज चैपमन, ट्रांसलेटर एंड ड्रामेटिस्ट, ही ट्रांसलेटेड होमर और इलियाड। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अ सेट डिजाइनर नेम इनिगो जोन्स, हु क्रिएटेड एलोबरेट स्किनरी एंड कॉस्ट्यूम्स फॉर कोर्ट थिएटर और प्रोडक्शन। इनिगो जोन्स का नाम कोर्ट थिएटर और प्रोडक्शन में जितना भी सेट प्रोडक्शन होता था, कॉस्ट्यूम होता था, वो यही डिज़ाइन किया करते थे। रिलीजियस conflict that subsided in the Elizabethan age reviewed in this period, Protestants were divided into 3 parts। इसमें प्रोटेस्टेंट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, एंग्लिकन, प्रेस्बाइटेरियंस एंड प्यूरिटन्स। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू गन पावर ट्रीजन। ये आखिर गन पावर ट्रीजन क्या है? देखिए, जब जेम्स फर्स्ट आए थे तो वहाँ की जो जनता थी वो ये मान रही थी कि जेम्स की जो मदर है वो कैथोलिक है और वो भी कैथोलिज्म को जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेम्स फर्स्ट ने आने के बाद एलिजाबेथ के आइडिया को ही सपोर्ट किया। इस तरीके से वहाँ के जो पार्लियामेंट के जो लोग थे वो उनसे काफ़ी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कभी भी कॉमन और पार्लियामेंट को कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। और इसके बाद से वहाँ के लोग इतने नाराज़ हो गए तो उन्होंने उनके मर्डर की प्लानिंग ही कर डाली।
आखिर वो उनसे नाराज़ क्यों हो गए थे? किंग हेनरी द एट्थ, जैसा कि आपने सुना, किंग हेनरी द एट्थ का नाम सुना आपने। उन्होंने अपनी पहली वाइफ को डाइवोर्स दे दिया था और उन्होंने फिर दूसरी शादी की। लेकिन कैथोलिज्म के अनुसार पोप इस बात की हमें परमिशन नहीं देता कि हम पहली वाइफ के होते हुए दूसरी शादी करें। पहला रीज़न तो ये था, ठीक है। और सेकंड रीज़न क्या था? किंग हेनरी द एट्थ ने अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च से बिल्कुल अलग कर लिया था और उन्होंने अपने आप को घोषित किया हेड ऑफ द चर्च, जिससे पोप जो है नाराज़ हो गए थे और वहाँ पर जितनी भी कैथोलिक्स जो जनता थी वो भी नाराज़ हो गई थी और उन्होंने एक एंग्लिकन चर्च को जन्म दिया था। एंग्लिकन चर्च वो चर्च होता है जिसमें पोप का कोई रोल नहीं होता है और उसमें जो है राजा ही सर्वोपरि होता है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था। कैथोलिक जो है, कैथोलिक लोग वो लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी रिलीजियस बिलीफ होते हैं। कैथोलिक जो है बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो गए थे इस डिसीज़न से। किस डिसीज़न से? क्योंकि राजा ने अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया था और अपने आप को जो है सबसे सर्वोपरि घोषित कर लिया था। और जब किंग हेनरी की डेथ हो गई तो रोमन जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि अब कोई ऐसा राजा आएगा जो मतलब कैथोलिज्म को बढ़ावा देगा। लेकिन उनकी सारी आशाएं, सारी जितनी भी उन्होंने आशाएं लगाई थी वो सारी पानी में बह गई, क्योंकि एलिजाबेथ के मरने के बाद जेम्स फर्स्ट को बुलाया गया और जेम्स फर्स्ट तो फिर से एलिजाबेथ के आइडियाज़ को ही फॉलो करने लगे थे। गन पावर्ड रीजन के बारे में ये थे वो पार्ट्स क्यों ये पार्ट रचा गया, जैसे कंटिन्यूअल रिलीजियस ऑपरेशन था, स्टार्टेड एंग्लिकन चर्च, एलिजाबेथ फर्स्ट न्यूट्रल मतलब वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल थी एलिजाबेथ। और उनके टाइम पर 1559 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसको यूनिफॉर्मिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें एक्ट में क्या था? चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप प्रोटेस्टेंट हो, चाहे आप कैथोलिक्स हो, लेकिन क्या करना पड़ता था? आपको प्रोटेस्टेंट सर्विस देनी होती थी। अगर आप कैथोलिक हैं फिर भी आपको प्रोटेस्टेंट सर्विस देनी होती थी और अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता था तो उसको डेथ पनिशमेंट भी दे दिया जाता था। और जो कैथोलिक लोग थे वो पोप के प्रति अपनी लॉयल्टी रखते हैं। नाउ आई विल गिव यू एग्जाम्पल। अगर मैं मुस्लिम हूँ और मेरे से कोई कहे कि आप जाकर मंदिर में रोज़ नारियल चढ़ाओ, तो इससे मेरी जो है धर्म पर मेरी आस्था है इस पर जो है प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो इस तरीके से जो वहाँ के कैथोलिक लोग थे उनको जो है ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि प्रोटेस्टेंट सर्विस उन्हें मतलब वो दे ही दे, क्योंकि वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। और अगर वो कोई ऐसा नहीं करता था तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था और कभी कभी उस पर डेथ पेनल्टी भी दे दी जाती थी। और गन पावर्ड रीजन में क्या हुआ कि वेस्ट मिनिस्टर पैलेस जो है उसको जो है गन पाउडर से भर दिया गया था, उसकी वॉल को। और किस लिए भर दिया गया था? क्योंकि वो प्लॉट बना रहे थे जो है जेम्स फर्स्ट को मारने का। और वो जो टाइम था वो था 5 नवंबर 1605, सेलिब्रेटेड इन इंग्लैंड एज अ बोन फायर डे, जिसको इंग्लैंड में बोन फायर डे के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक पेपर डॉल बनाई जाती थी, उसमें बारूद भर दिया जाता था और बोन फायर डे बनाया जाता है। किस खुशी में? क्योंकि जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उनका प्लान फेल हो गया था और इसी खुशी में वहाँ पर बोन फायर डे मनाया जाता है, पेपर डॉल को जला दिया जाता है और इस तरीके से वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ दशहरा फेस्टिवल बनाते हैं, इस तरीके से वहाँ पर बोन फायर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो गन पावर्ड रीज़न जो हुआ था इसमें ये अनसक्सेस क्यों हो गया था? क्योंकि एक लेटर मिल गया था पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा कि कॉन्स्पिरेसी जो है जेम्स के खिलाफ रची जा रही थी, तो इसलिए वो पहले से ही सचेत हो गए थे और इस तरीके से जब ये घटना हुई थी तो उन्होंने एक दिन पहले ही इस जो है घटना को रोक दिया था, ठीक है। और ये था हमारा गन पावर ट्रीजन का प्लॉट का समरी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो है इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीटेडली आता है, जैसे कि बाइबल वाला क्वेश्चन, जिसमें सारी बाइबल्स को क्रम से लगा दिया जाता है और मतलब फिर और मैं इसको क्रम से बता रही हूँ, जैसे कि वाइक्लिफ वर्जन ऑफ बाइबल, टंडेल बाइबल, ग्रेट वर्जन ऑफ बाइबल और जिनेवा बाइबल, बिशप बाइबल और ऑथोराइज बाइबल।
तो इसमें इनका क्रम हमें याद रखना है, क्योंकि इसमें यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, कम से कम 10-12 बार मैं बता रही हूँ आपको कि कई बार आया है क्वेश्चन। तो इसको हमको क्रम से लगाना होता है कि ये बाइबल कब पब्लिश हुई, ये किस कौन से उसमें पब्लिश हुई। जैसा कि जेम्स फर्स्ट में 1611 में ऑथोराइज पब्लिकेशन ऑफ बाइबल हुआ था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी नेक्स्ट एज के बारे में, यानी कि कैरोलिन एज के बारे में। और जब तक के लिए थैंक यू।